पापा आपका फ़ोन है। कौन है? बेटी राधे श्याम जी अपनी बहू दामिनी से पूछते हैं। वो लवली थी। लवली का फ़ोन आया है। हाँ लवली बेटा, आज तुझे कैसे अपने पापा की याद आ गई? ओफो पापा, आप जानते ही हैं ना कि जॉब के कारण व्यस्त रहती हूँ। क्या करूँ, घर बाहर दोनों की ही संभालना है और विवेक भी मेरे घर में मदद नहीं करते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे में क्या फ़ोन करूँ आपको? दामिनी है ही आपको देखने सुनने के लिए। बेटी को कौन पूछता है बहू के आगे? कभी मेरी भी सुन लिया करें। आप अपनी बेटी की बात को सुनकर दंग रह गए। राधे श्याम जी की लवली के रंग रंग के वाकिफ थे। स्वार्थपरता भरी पड़ी थी लवली में हमेशा से ही। लवली अपनी बेटी छोटी भाभी को जली कटी सुनाती और जलील करती। कहते हैं कि घर में स्त्री ना हो तो घर भूत का डेरा लगता। राधे श्याम जी की पत्नी रीना असमय की अकाल मृत्यु की शिकार हो गई थी। लवली की शादी भी अकेले ही राधे श्याम जी ने की और बेटा राज की शादी भी। अब बताओ भी किस लिए अपने पापा को फ़ोन की हो? दरअसल नवीन को अमेरिका जाना है। आगे से पढ़ाई के लिए 40 लाख कम पड़ रहे हैं, बाकी 60 का इंतजाम कर लिया है हमने। पापा आप 40 का व्यवस्था कर दीजिए ना। फ़ोन पर लवली प्रेम से विनती स्वर में बोल रही थी और बेटी के विनय युक्त लहजे से चालाकी की बुआ रही थी। फिर भी बेट बोले, ठीक है, कोशिश करता हूँ अपने नाती के लिए, लेकिन जवाई बाबू को आसानी से लोन मिल सकता है, इसीलिए उन्हें बोलो कि वो कल हमसे मिलने आ जाएं। पर पापा आपके अकाउंट में है ना पैसे? वो तो ठीक है, पर उस पैसे पर मेरे पोते का भी तो हक है और अभी पोती की शादी भी करनी है। जानती ही हो कि तुम्हारा भाई प्राइवेट नौकरी करता है बेचारा, सब कुछ तो देख रहा है। मेरी दवाई बिजली का पर्व त्योहार का खर्च भी देखता है, लेकिन आपका पेंशन भी तो उसका परिवार ही न खा रहा है। मेरी शादी के 2 साल तक तीज त्योहार में साड़ी व मिठाइयाँ भेजा गया, इसके बाद 20 साल तक कुछ भी नहीं आया। पापा आप तो पराया कर दिए ना। अरे बेटा, 85 साल के बूढ़े बाप से क्या उम्मीद कर रही हो? पेंशन से भी अपेक्षा मत करो। बहुत बोल चुकी हूँ, कल आओ दामाद जी के साथ बाकी बात करते हैं। झल्ला कर फोन राधे श्याम जी ने रख दिया। सब सुन रही दामिनी अपनी ननद की बातों से आहत हो गई। हे भगवान, दीदी क्यों नहीं समझती हैं कि हम सब कैसे घर चला रहे हैं कि हम ही जानते हैं। घर भी बहुत ही पुराना हो चुका। लवली दी के शादी के बाद मरम्मत व पेंट पोचारा भी नहीं पाया था और दामिनी सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि कल लवली दीदी कलह करने आएंगी और पापा को दुखी करेंगी। अब दीदी को समझाना पड़ेगा कि पापा से इस तरह से ना बोला करे। दोपहर को ही लवली विवेक आधम के शरबत पानी पीने के पश्चात खाना पीना का दौर चला है। उसके बाद लवली अपने रंग में आ गई। पापा क्या सोचे आप? 40 लाख का इंतजाम कैसे करेंगे? लवली की सवाल पर विवेक भी अपने ससुर की ओर ताकने लगे। देख बेटा, तुम अपने मायके की स्थिति में वाकिफ ही हो और तुम्हारी 3 भतीजियां हैं जिनकी शादी करनी, इसीलिए बैंक में रखे पैसे को हाथ भी नहीं लगाते हम लोग। ऐसा है ना बेटा कि तुम भी ग्रामीण पदाधिकारी हो और दामाद जी बैंक में है, जो सरलता से बैंक तुम दोनों को कर्ज दे सकती है और ब्याज भी कम लगेगा क्योंकि बैंक में विवेक जी का काम करते हैं। पापा का कहा सुन लवली तमक गई। तंज कसते हुए बोली, ऐसा है ना पापा कि मैं भी इस घर की दावेदार हूँ और आप 2 कट्ठा जमीन पर बने घर को 2 बराबर बराबर हिस्सों में अलग कर दीजिए, फिर 1 कट्ठा जमीन का पैसा दीजिए। लवली की बात सुनकर पापा माथा पटक कर बैठ गए। दामिनी को लगा ही कि कुछ तो न हो जाए, ससुर ही परिवार के करता धरता है। लवली दी को मान सम्मान देना मतलब अपनी बेइज्जती कराने के जैसा है। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं है। वही हाल लवली का है। शांति परना और लाल चिपना के आचरण के ओढ़े दीदी, आपका हिस्सा भी जरूर मिलेगा जब आप अपनी ननद से संबंध ठीक से लीजिएगा। आपकी ननद रिंकी भी इसी शहर में यही पड़ोस में रहती है ना। आपने
उसके साथ क्या किया है। ना कभी उसे फ़ोन करती हो आप, ना उसे अपने मायके आने देती हो, और विवेक जीजू से बहन को मिलने नहीं देती, बल्कि रिंकी के द्वारा भेजी गई राखी को फेंक देती हो। कहती है कि अपनी बहन की राखी नहीं बेचती। आपके कारकस्तानी की कहानी रिंकी रो रो कर सुना चुकी है मुझे। आप नहीं चाहती कि आप अपने मायके आए ताकि वो अपनी बेटी के होने की दावेदारी न जताएं। न लवली दी दामिनी के तंज भरी बातों लवली का चेहरा फक पड़ गया। कांटो तो खून नहीं, अब तो सारी कारकुंजारी पति और पापा के समक्ष आ गई थी। चुप हो जा तू, लवली बोली। दीदी आप चाहती हैं ना कि हम सब खुश रहे, तो सबसे पहले अपनी ननद से संबंध को स्वस्थ बनाइए। रिंकी अपने भैया के लिए तड़पती है। जहाँ तक आपके हक की बात है, हमने कभी आपको पलट कर जवाब नहीं दिया ना हवालेना है कि फिर दीदी इतना जहर क्यों। आप तो संपन्न है, हम लोग से अधिक हैसियत है आपकी, फिर भी दीदी आप। कहते कहते दामिनी पकड़ पकड़ कर रो पड़ी। राधे श्याम जी अपनी बहू की समझदारी से गदगद हो गई। एक मेरा खून है जो ना समझ है, और बहू तो मेरा खून ना होते हुए भी मेरे मान सम्मान को लेकर चलती है। कितना भाग्यशाली हूँ, इतनी अच्छी समझदार बहू मिली। सोचते हुए राधे श्याम जी की आंखें डबडबा गई। विवेक खड़े हो जाते हैं। जा रहा हूँ, अपनी बहन से मिलने आना है तो आ जाना, नहीं तो ऑटो से घर लौट आना। माफ़ी चाहता हूँ पापा, आपकी अपनी बेटी न मायके की है न ससुराल की है। आज तक मेरी आंखों से इसने झूठ फरेब का पर्दा डालते हुए आज सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। कहते हुए विवेक अपने ससुर के समक्ष हाथ जोड़ लिए।